नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हेल्थ केयर रेणु IVF कानपुर से। आज हम बात करेंगे नील स्पर्म्स या लो स्पर्म काउंट के बारे में। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कब हम कहते हैं कि स्पर्म काउंट कम है। अगर सीमन में 1 ml सीमन में अगर काउंट 15 मिलियन से कम है स्पर्म्स का, तो इसको हम लोग लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर पूरा जो सीमन का वॉल्यूम मिला है, अगर उसमें 40 मिलियन से कम स्पर्म्स मिल रहे हैं, तो उसको भी हम लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में रखते हैं। सिर्फ नंबर ही एक स्पर्म की गुणवत्ता के, सीमन की गुणवत्ता के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें यह भी देखना होता है, करीब 20 से 25 चीज़ें हमको एक सीमन एनालिसिस में देखनी होती हैं, जो कि ज़रूरी होती हैं कि तब वह कहीं जाकर, अगर सब कुछ उस सीमन एनालिसिस में ठीक है, तब कहीं जाकर एक स्पर्म 20 से 25 सेंटीमीटर का लंबा रास्ता क्रॉस करके ओवम के जोना पेलिसुडा या अंडे की बाहरी सतह को फोड़कर फर्टिलाइजेशन कर पाता है। तो उसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है आज हमारे पास, जिसमें किया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कि स्पर्म का काउंट कितना है, पर ml में कितना है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कितनी है, और मोटिलिटी में भी यानी कि प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, एंटी ग्रेविटी यानी कि स्पर्म वेजाइना में इकट्ठे होते हैं संबंध बनाने के बाद और पूरे चलते हुए फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, जो कि यह रास्ता करीब 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो स्पर्म की प्रोग्रेसिव मोटिलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट ज़रूरी एक बात होती है कि मॉर्फोलॉजी, यानी कि जो स्पर्म है वो भी 3 पार्ट्स में होता है, उसका हेड, उसका नेक और उसका टेल पीस। तो तीनों में ही ये देखने में आया है कि जो स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उनमें कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों में दिक्कत होती है, और ये तीनों ही जो पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन में इनका बहुत रोल होता है। तो इसमें हमको स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी को भी देखना होता है, और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में अगर ठीक मिलता है और उसके बाद भी कोई कारण अगर नहीं मिलता, तो हमको DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, जो और ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट हैं, वो भी करके देखने पड़ते हैं। इसी तरीके से फ्रक्टोज का टेस्ट, एग्लूटिनेशन, कुल मिला के 20 से 25 क्राइटेरिया जो होते हैं वो सीमन एनालिसिस के टेस्ट में देखने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर सीमन एनालिसिस में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी दिखाई दे रही है, तो अब ये ज़रूरी है ये देखना कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट है या मेल इनफर्टिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल जो चीज़ प्ले कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट आज की बात अगर हम लोग करेंगे तो लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, चाहे वो सिगरेट हो, नॉर्मल टोबैको हो, किसी भी तरीके का कोई भी टोबैको इनटेक हो, अल्कोहल, मैरिजुआना यानी कि किसी भी तरीके के नशे के पदार्थ का सेवन करना डायरेक्टली आपके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को इफेक्ट करता है। और सिर्फ इसी को नहीं, ये जेनेटिक लेवल पे भी जाकर स्पर्म को खराब करता है, जिससे सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं होती, एबॉर्शंस में भी एन्यूप्लॉइडीज वगैरह होने की वजह से एबॉर्शंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी भी वजह से जो टेस्टिकल्स होते हैं जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उन जो टेस्टिकल्स होते हैं उनको ठंडक चाहिए होती है। तो आजकल जो लैपटॉप आप जांघों पर रखकर पढ़ते हैं, उसकी वजह से गर्मी होना, या एक्सेसिव सोना बाद, एक्सेसिव गर्म पानी में रहना, या आप किसी फर्नेस में काम करते हैं जहां पर हमेशा गर्मी रहती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि माने जैसे पहले ट्रेन के इंजन के ड्राइवर्स होते थे जो फर्नेस में काम करते हैं, या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर बहुत आग है, बहुत गर्मी रहती है, या किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल एक्सपोजर, टैनरीज में काम करते हैं, डाई फैक्ट्री में काम करते हैं, या कोई भी और चीज़ जिसमें आप 6 से 7 घंटे तक केमिकल्स को एक्सपोज्ड है, ये भी आपकी टेस्टिकल्स में स्पर्म के प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक कम करते हैं। थर्डली, एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, डाइट। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पर्म्स जो होते हैं वो हर 120 डेज में बनते रहते हैं, तो जो आज आपका खान पान है वो आपके 3 महीने बाद के सीमन काउंट या स्पर्म काउंट में रिफ्लेक्ट होता है। तो हेल्दी डाइट यानी कि हरी सब्जियां, दालें, फल, जो हमारा बेसिक डाइट है, उसको जितना हम ज़्यादा लेते हैं, जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन विटामिन्स जितनी हम लेते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। सप्लीमेंट्स की बात तो बाद में आती है, जब डॉक्टर देखते हैं कि आपके अंदर ये कमी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं। ना
अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि इन्फेक्शंस, तो एड्स की बीमारी या किसी भी तरीके का जननांगों का कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको कभी भी हुआ है, या टेस्टिकल्स में, जननांगों में, प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके की कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट लगा है, कोई बॉल कभी उसमें चोट लगी है, सूजन आई है, पस बन गया है, या हाइड्रोसील, वेरिकोसील जैसी बीमारियां भी आपके जो स्पर्म काउंट है उसको कम करती हैं, टेस्टिकल्स के फंक्शंस को कम करती हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप आते हैं और काउंट्स कम मिलते हैं तो हम आपका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसके बाद हार्मोन्स के टेस्ट भी हमको करके देखने होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पिट्यूटरी यानी हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी है, वहां से हार्मोन्स रिलीज होकर टेस्टिस पे एक्ट करते हैं, तब कहीं जाके होता है। और इनमें अगर कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई गड़बड़ होती है, पिट्यूटरी के लेवल पे, हाइपोथैलेमस के लेवल पे, तो फिर टेस्टिकल्स में फिर से स्पर्म का प्रोडक्शन कम होने की संभावना रहती है। कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ना, एक्सेस वजन होना, मोटापे का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है स्पर्म काउंट कम होने से। सारे के सारे जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन जो कि एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो टेस्टिकल से निकलता है, उसका प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल से होता है। बट शरीर का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल शरीर में होता है तो जो एंजाइम्स हैं वो गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन ना बनने की वजह से ईस्ट्रोजन यानी कि महिलाओं वाला हार्मोन्स बनने लगता है, और जिसकी वजह से टेस्टिकल्स में फिर से स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कई और कम प्रेवलेंट बीमारियां हैं। जब इन सब में से कोई कारण नहीं मिलता है तो फिर कुछ एक्स और वाई क्रोमोसोम के लेवल पे भी गड़बड़ मिल सकती है, जिसको हम लोग कैरियोटाइपिंग द्वारा देख सकते हैं। तो ये कुछ अनकॉमन कारण भी बोल सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देखा जाए। तो अगर किसी को भी इनफर्टिलिटी है किसी कपल को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसका सीमन एनालिसिस 24 घंटे से 48 घंटे का गैप देके, कि आपने ना तो मैस्टरबेशन से अपना पानी निकाला हो, ना संबंध बनाया हो, तब हम उसकी सीमन एनालिसिस करें। उससे हम सही से पकड़ सकते हैं गड़बड़ क्या है और उस बीमारी में ट्रीटमेंट फर्दर क्या है। तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं किन किन चीज़ों के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।